गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों की कल प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट की थी मैंने, लेकिन जैसे कि आज टेस्ट है आप लोगों का 11 to 12, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आज थोड़ा सा आपको रिव्यू दे रही हूँ और एक लास्ट का पार्ट जो है वो रिवाइज में मैंने थोड़ा सा बताया नहीं था, तो उसको मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों के, क्योंकि मुगल काल से रिलेटेड पूरा चैप्टर आने वाला है। चैप्टर काफी बड़ा है। इसमें आपके सबसे पहले तो आपको इसकी टेबल का पूरा पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसकी टेबल बनाई जाती है। मुगल काल पूरा एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा काल था, जिसकी शुरुआत बाबर से हुई। बाबर के बाद में हुमायूं आए, हुमायूं के बाद में अकबर आए, अकबर के बाद में जहांगीर आए और जहांगीर के बाद में शाहजहां आए। इस तरीके से टर्न बाय टर्न बहुत सारे शासकों ने अपने अपने इसमें, बहुत सारे एम्पेरर्स ने अपने अपने रूल किए थे। रूलर्स चेंज होते गए, लेकिन मुगल का जो था उसके टाइम पीरियड पे, मुगल पीरियड के टाइम पीरियड पे जो क्रिएटिव फीचर्स थे, क्रिएटिव थिंग्स थी और क्रिएटिव डेवलपमेंट्स थे, वो टर्न बाय टर्न, स्टेप बाय स्टेप उनका डेवलपमेंट बढ़ता ही गया। और जिसका एक बहुत बड़ा रीजन निकला कि जहांगीर के टाइम पीरियड तक आते आते ये हाइक पर, ये सारी जो आर्ट थी वो हाइक पर पहुंच गई और उस टाइम पीरियड को मुगल आर्ट एरा का गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है। जहांगीर के बाद में शाहजहां आए थे, जिनके बारे में मैंने आपको इतना बताया नहीं रिवीजन के टाइम पे, तो आज सुन लीजिए उसके बारे में। जहांगीर का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड पे क्योंकि जहांगीर को पेंटिंग्स और ड्राइंग इन सब में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो एक ऐसा क्रूअल किंग नहीं था कि जो वो पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दे या उसको रोक दे, बाउंड कर दे आर्टिस्ट को उसके लिए। तो उसने जैसा चला आ रहा था बस वैसा ही चलता गया, यानी कि स्टिल रहा मामला पूरा। थोड़ा सा चेंज ये हुआ कि जो आर्टिस्ट थे उनका थोड़ा सा वर्क चेंज हो गया, उनका वर्क स्टॉप नहीं हुआ, बल्कि उसकी जो फॉर्मेशन थी वो चेंज हो गई। क्योंकि शाहजहां के टाइम पीरियड पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग्स और बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, मस्जिद, मंदिर वगैरह और इन सब का बिल्डअप हुआ था, जिसके कारण जहांगीर ने उनको ऐसे प्लेन नहीं बनाया, बल्कि उनकी जो वॉल्स थी उनको डेकोरेटिव बनाया और आर्टिस्ट को एक नया वर्क मिल गया कि वॉल्स को और रूफ एरिया को डेवलप करने का काम मिल गया। तो इन सबको डेकोरेट करते थे वो लोग, तरह तरह की फ्लावर लीव्स वगैरह को यूज लेते हुए वो इसमें बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशंस करते थे। कहीं भी प्लेन वॉल्स नहीं होती थी, इंटीरियर और आउटीरियर पे बहुत मेहनत करके, बारीक मीनाकारी करके, बहुत बारीक बारीक काम करके और सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। इन पेंटिंग्स की खास विशेषता यानी कि मेन फीचर्स ये होते थे कि इनकी जो आउटर लाइंस होती थी वो मेल्टेड रियल गोल्ड से बनाई जाती थी, और इसके अलावा उनमें जो नेचर को इंक्लूड किया जाता था, साथ ही साथ में जो हिस्टोरिकल टेल्स जो होती हैं, यानी कि मुंह बोली कहानियां, कहावत, वो उनके जो थोड़े थोड़े से पार्ट्स को लेकर और पिक्चराइज किया जाता था वॉल्स पर, जिससे कि वो एक हिस्टोरिकल आगे आने वाले फ्यूचर पीपल्स के लिए वो एक मतलब मेमोरी बन जाए, वो एक चीज ऐसी बन जाए जिससे कि वो बैकग्राउंड को देख पाए, बैकग्राउंड को समझने में उनको हेल्प मिल सके। इस तरीके से जो आर्टिस्ट थे उनका काम जो है वो चेंज हुआ, बट वो उनका काम रुका नहीं था और धीरे धीरे उनमें सुधार आता गया। धीरे धीरे उनकी जो ड्राइंग है वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती गई और ईरानी प्रभाव, ईरानी इफेक्ट, अरेबियन इफेक्ट, यूरोपियन इफेक्ट, इसके अलावा जो और फॉरेन कंट्रीज से जो लोग आते थे उनसे सीख कर और भी तरह तरह की आर्ट जो होती है उन सब के कॉम्बिनेशन से बहुत खूबसूरत आर्ट बनाई जाने लगी। उस टाइम पे मेनली जो एम्पेरर्स होते थे उनकी शान और शौकत से रिलेटेड
जो दृश्य होते थे यानी कि उनके से रिलेटेड सीन्स होते थे उनको भी दरबार में बनाया जाता था, स्पेशली क्योंकि दरबार में उनकी शान और शौकत के जो दृश्य होते थे वो आने वाले जो विजिटर्स होते थे, जो मान लो वन डे के लिए आए या कम दिन के लिए आए, एक बार आए, तो उन सब के लिए ये मतलब उन सब के लिए इसलिए बनाए जाते थे कि वो व्यू देख के और ये पहचान सके कि ये किंग जो है वो कितने मतलब इनका कितना रुतबा है, ये किंग जो है वो कितने ज्यादा वाइज हैं, कितना बड़े बड़े इन्होंने वीरता से रिलेटेड काम किए हैं, या इनका लेवल किस स्टैंडर्ड का है वो मालूम कर सके। इसके लिए जो कोर्ट होता था उसको बहुत खूबसूरती से बनाया जाता था, साथ ही साथ में उसकी वॉल्स को भी जो पेंटर्स होते थे उनके थ्रू उसको बहुत खूबसूरती से डेकोरेट किया जाता था। वैसे तो पहले के काफी सारे किंग्स जो थे वो इस टाइम पीरियड पे काम कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे नए आर्टिस्ट ने उस टाइम पे काम किया था। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि शाहजहां के टाइम पीरियड पे ताजमहल का बिल्डअप हुआ था, और ताजमहल जो है 7 वंडर्स में से एक माना जाता है। तो ताजमहल के अंदर जब आप लोगों में से काफी लोग गए भी होंगे ताजमहल, या फिर आप लोगों ने नहीं गए होंगे तो सुना जरूर होगा कि उसकी जो वॉल्स है उसकी खूबसूरती बिगड़े ना और साथ ही साथ में उसकी कॉपी ना हो जाए, इसीलिए अंदर लाइट्स नहीं लगाई गई है, बल्कि टॉर्च की धीमी रोशनी से उन वॉल्स को निहारा जाता है, देखा जाता है। तो उसका जो ब्यूटीफुल वर्क है वो उस टाइम पीरियड पे किया गया था। साथ ही साथ में ताजमहल जैसी बिल्डिंग को बनाया गया था जो 7 वंडर्स में से एक मानी जाती है, जिसकी कॉपी भी आज तक करने की कोशिश करने के बावजूद कोई भी सक्सेसफुली नहीं कर पाया है। ये तो ताजमहल क्योंकि 7 वंडर्स में से एक माना गया है इसलिए हम इसके बारे में जानते हैं। सिर्फ ताजमहल ही नहीं और भी बहुत सारी इमारतों का, बहुत सारी बिल्डिंग्स का, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स का शाहजहां के टाइम पीरियड पे बिल्डअप किया गया था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शाहजहां ने एक अनोखा ऐसा काम कर दिया जो कि हमारे लिए मेमोरेबल बन गया, और हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है, हमारा जो देश है, उन सबको कल्चरल एक्टिविटीज और क्रिएटिव एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिली। इसके बाद में आते हैं औरंगजेब। क्योंकि औरंगजेब क्रूअल किंग थे, उनको मुगल आर्ट एरा का लास्ट किंग माना गया है, और मुगल आर्ट एरा के फॉल का जो सबसे बड़ा रीजन भी औरंगजेब को ही माना जाता है। औरंगजेब ने अपने टाइम पीरियड पे जिन आर्ट जो पहले के किंग्स के थ्रू किए गए डेवलपमेंट थे, पहले के किंग्स के द्वारा किए गए बिल्डिंग मेकिंग आर्ट थे, उन सबको उसने अपने शौक की वजह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसका शौक क्या था? केवल अपनी जितनी भी सल्तनत थी उसका विस्तार, यानी अपनी जो भी लैंड थी उसको वो और भी ज्यादा बड़ी लैंड बनाना चाहता था, दूर दूर तक वो अपना साम्राज्य बनाना चाहता था। उसका केवल एक ही मोटिव था। अब उस मोटिव के चलते चाहे वो युद्ध की छावनियां बनाकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब चाहे टूट जाए, बम विस्फोट से इधर उधर जो दुश्मन के थ्रू गोले फेंके जाते थे उनके थ्रू टूट जाए, कुछ भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका ये कहना था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो मेरे दरबार में मतलब सैनिक बनके और भर्ती हो, एडमिट हो, जिसकी वजह से मेरे सेना का विस्तार हो और बड़ी सेना के साथ में अपने जो साम्राज्य है उसको बढ़ाना चाहता हूँ, उसका एक्सटेंशन चाहता हूँ। इस उद्देश्य के कारण जो आर्ट से रिलेटेड लोग थे, आर्टिस्ट थे, उन सबको बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। या तो उनको अपने पैशन को छोड़ना पड़ा और दूसरे कामों में इन्वॉल्व होना पड़ा, या फिर उनको अपनी जगह ही छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ा, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। उस टाइम पीरियड में जितने भी एम्पेयर्स बाहर से आते थे, हिल एरिया से आते थे, वो उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे और उनके थ्रू बनाई गई जो पेंटिंग्स होती थी उनको वो पसंद करते थे, जिसके कारण ये हुआ कि वो उनको पहले से ही मालूम था
कि यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट्स मिल जाएंगे। इसीलिए वो लोग हिल एरियाज के तलहटियों पे जाके रच बस गए और उन एम्पियर्स ने उन लोगों को सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से हिल एरियाज की पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ, जो कि हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका इस चैप्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कह सकते हैं कि औरंगजेब जो है वो आर्ट एरा के फॉल का मेन रीजन बने थे और इसी तरीके से मुगल आर्ट एरा का एंडिंग होगा। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। अच्छी तरीके से टेस्ट दीजिएगा, जिससे कि मैं भी और भी ज्यादा अच्छी तरीके से आपको खुश होकर टेस्ट ले पाऊं और आप लोग दे पाए और आप लोगों को आगे आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए हेल्प मिल सके इसके थ्रू। जो बच्चे आज टेस्ट नहीं देंगे उनके प्री बोर्ड्स के मार्क्स हम कम करेंगे। आप ध्यान रखिए इस बात को। ये जो टेस्ट है इसके डिवाइडेशन प्री बोर्ड्स बनेंगे, क्योंकि अगर मैनुअली टेस्ट नहीं हो पाए तो ये टेस्ट मैटर करेंगे आपके प्री बोर्ड्स के, सेशनल मार्क्स के और उन सब के लिए। इसलिए बी पॉजिटिव, अपने टेस्ट दीजिए प्रॉपरली। मैं आपको टेस्ट के रिजल्ट्स जो है वो भी एज सून एज पॉसिबल आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी।